CH86 नैनी फंसी अपनी ही रचाई चक्रव्यूह में। सुहाना को हताश और परेशान देखकर खुशी उसके पास आकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, भाभी आप परेशान मत होइए, बुरा वक्त हर इंसान के लाइफ में आता है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो हमेशा उस इंसान के लाइफ में रहे। खुशी की बातें सुहाना को जैसे सुनाई ही नहीं दे रही हो। अचानक ही वो फनफक कर रो पड़ी, अपने दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को छुपाकर। उसे रोता देख खुशी को बहुत ही बुरा लग रहा था। नवीन भी वही उसके पास ही खड़ा था, उसे भी उसकी तकलीफें महसूस हो रही थी, पर आज जो कुछ भी हुआ था उसे लेकर नवीन सुहाना से बहुत ही नाराज था। भाभी प्लीज चुप हो जाए, देखिए हम सभी आपके साथ हैं। नवीन भैया प्लीज आप भाभी को उनके घर वालों के पास लेकर जाएं। यहाँ नीति भाभी के साथ हमारा पूरा परिवार है और अब नीति भाभी सुरक्षित है। खुशी की बातें सुनकर नवीन कुछ नहीं बोला। हाँ नवीन, सुहाना को उसके फैमिली वाले के पास लेकर जा, हम सभी यहाँ नीति के पास है। मेरे रहते हुए मेरी नीति को एक खरोंच तक नहीं आएगा। अर्नब उसका हाथ चूमते हुए बोला। नीति कुछ नहीं बोल रही थी, उसके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी थी। आज उसने अपना बच्चा खोया था जिसको लेकर वो अलग ही तकलीफ में थी। सुहाना अभी भी रोए जा रही थी, तभी नैनी और रेहा धीरे धीरे आपस में बातें करने लगी। कितना नाटक करती है, इसकी नौटंकी की तो हद ही नहीं है। भाई का अटेंशन पाने के लिए हर वक्त खुद को लाचार और बेबस दिखाती रहती है। पता नहीं रेहा दी, जब भी मैं इस लड़की को देखती हूँ मेरा खून खौलने लगता है। मन करता है इसे धक्के मारकर अपने घर से और भाई की लाइफ से निकाल फेंकूं इस आफत को। रहने दे नैनी, धीरे बोल, वरना भाई ने सुन लिया तो तुझे कान के नीचे एक लगाएंगे और इसे और भी मौका मिल जाएगा भाई को हमसे दूर करने का। हाँ दी, आप सही कह रही हो। उन दोनों की बातें सुनकर अर्नब तो जैसे अपना सर पकड़ लिया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस फैमिली के सदस्यों को बहुओं से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। क्या वो कभी किसी के घर की बहू नहीं बनेगी क्या? अचानक ही नैनी का फोन बजा। नवीन का ध्यान सुहाना की ओर था। नैनी उसके नजरों से बचते हुए चुपचाप वहाँ से चली गई। नवीन के सिवा किसी को भी नैनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नैनी तुरंत साइड में आकर कॉल पिक की और धीरे धीरे बातें करने लगी। हाँ बोलो, क्यों कॉल किया? नैनी राठौर, मुझे आज शाम 5 बजे पार्क में मिलो, जहाँ हम पहले मिलते थे, वरना मैं क्या कर सकता हूँ इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं मिलूंगी मैं। क्या कर लोगे? फिर तो हमारी सुहागरात की पिक्चर तुम्हारे भाई और पूरे फैमिली के सामने लाइव चलवा दूंगा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? ये मत भूलो कि तुम मेरे पैसे पर इतने दिनों से मस्ती कर रहे थे और आज मुझे तेवर दिखा रहे हो। शट अप, मैं तुम्हारे पैसों पर मस्ती, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। तुमने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया। मैं पढ़ने वाला और पूरे कॉलेज में टॉपर था। तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मेरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे शादी करो, वरना हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो सब मैं तुम्हारे घर वालों को लाइव दिखा दूंगा। अच्छा, अपनी औकात से बाहर की बातें मत कर। नैनी राठौर तुझ जैसे भिखारियों को भीख देना भी पसंद नहीं करती और तू शादी की बात कर रहा है। तुझे पता भी है मेरे एक दिन के खर्च कितने हैं? 5 लाख रुपए मैं पूरे एक दिन में ही उड़ा देती हूँ और तू एक दिन का 20,000 कमाता है, जिससे तेरे खुद के घर खर्च चल जाए, यही काफी है। चल निकल यहाँ से। अच्छा, जब इतना ही बुरा था तो क्यों मुझे पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज किया? क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था, तुम ही मेरे पीछे पीछे आई थी और फिर मेरे साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाया, उसका क्या? तुमने नशे की हालत में मेरे साथ फिजिकली कनेक्ट हुई, इसलिए मुझे मजबूरी में तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। आज जब मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा तो तुम मुझे छोड़ रही हो। उस लड़के की बातें सुनकर नैनी हंसने लगी और हंसते हुए बोली, आर्यन बजाज, कितने बेवकूफ हो तुम। मैंने तुम्हारी दोस्त रागिनी से एक चैलेंज किया था। बड़े गर्व से वो बोल रही थी कि आर्यन इस कॉलेज का सबसे अच्छा लड़का है। मैंने भी कहा कि अगर मैं उसे प्रपोज कर दूं और वो मेरे प्यार में पड़ जाए तब क्या कहोगी तुम? पता है रागिनी ने क्या कहा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, आर्यन इस टाइप का है ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ वो फिजिकल होना पड़ा और एक वीडियो बनाया। फिर तुम्हारी दोस्त रागिनी को उस वीडियो को दिखाकर पूरे कॉलेज के सामने जलील किया। कैसा लगा मेरा प्लान? सच में तुम बहुत ही गिरी हुई लड़की हो। मैंने तुमसे प्यार करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी, पर एक बात कान खोल कर सुन लो, पत्नी तो तुम मेरी ही बनोगी, अब चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े। फिर तुम्हारा सारा घमंड चकानाचूर करूंगा। वो वीडियो क्लिप जो तुमने बनाया था रागिनी और मुझे जलील करने के लिए, वो मेरे हाथ लग चुकी है। इससे पहले कि मैं तुम्हारी फैमिली को दिखा दूं, तुम खुद आ जाओ मुझसे मिलने, वरना अगर मैं राठौर हाउस पहुंचा तो बारात के साथ दुल्हनिया लेकर ही लौटूंगा। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो इसका अंजाम तुम्हारी दोस्त रागिनी और तुम्हारे पूरे खानदान को भुगतना होगा। सबको मरवा दूंगी। CH87, मैं अपने बच्चे की गुनहगार हूँ।
अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो इसका अंजाम तुम्हारी दोस्त रागिनी और तुम्हारे पूरे फैमिली को भुगतना होगा। नैनी गुस्से से चिल्लाए, किसे बात कर रही हो नैनी? ये आवाज सुनकर नैनी के होश उड़ गए। तुरंत कॉल कट की और जल्दी से नंबर डिलीट करने को हुई, तभी उसके हाथों से फोन छीन लिया गया। माम, मेरा फोन, पहले तू ये बता, इतने गुस्से में किसे बात कर रही थी? माम, वो मेरी दोस्त थी, पार्टी देने के लिए बोल रही थी, मैंने मना किया था, गुस्सा हो उठी। अब आप ही बताए, ऐसे सिचुएशन में भी कोई पार्टी करेगा क्या? तो तू ये क्यों बोल रही थी कि उसके फैमिली को और किसी रागिनी को जान से मरवा देगी? मैं तो मजाक कर रही थी, उसने गुस्सा दिला दिया इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। अच्छा, कोई गुस्सा दिलाएगा तो क्या तू गलत काम करेगी? ये संस्कार दिया है मैंने। आई एम सॉरी माम, दोबारा ऐसी बातें नहीं करूंगी, प्लीज आप नाराज मत होइए। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं माम, सब ठीक है, प्लीज मेरा फोन दे दीजिए, मुझे कुछ काम थे फोन से। कादम्बरी वो फोन उसकी ओर बढ़ा दी। नैनी हड़बड़ाते हुए अपना फोन ले लिया और तुरंत उसे साइलेंट मोड में डाल दिया। बाहर दादी माँ और शिखा बैठे हुए थे। नैनी उन दोनों को भी अंदर चलने के लिए बोली। दादी माँ, भावना दी, आप दोनों चलकर नीति भाभी से मिल लीजिए। कैसी है मेरी नीति, वो ठीक तो है ना? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। नैनी दादी माँ को आराम से उठाए और उनका हाथ पकड़कर अंदर की ओर चल दी। शिखा भी उन दोनों के पीछे थी। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, उनके पीछे शिखा भी अंदर की बढ़ी। तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर वापस बाहर निकाल दिया और उसका मुंह दबाते हुए दूसरे साइड में लेकर आया और दीवार से टिका दिया, जहाँ कोई उन दोनों को देख ना सके। अचानक से हुए सिचुएशन के लिए शिखा रेडी ही नहीं थी। ऐसा होने पर उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई थी। जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने खड़ा शख्स को देखकर गुस्से से आग बबूला हो उठी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? शिखा की बातें सुनकर बंटी मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराई, जिसे शिखा ने झटक दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे मुस्कुराते हुए? तुम्हें पता भी है कि घर में क्या हुआ है? वैसे भी तुम्हें तो बस खुद से मतलब है, फैमिली के साथ क्या होता है क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं जब घर पर आया तो फैमिली का कोई भी मेंबर वहाँ नहीं था। मेरे से पूछा तो उन लोगों को भी कुछ पता नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा कि सब हॉस्पिटल गए हैं। मैंने हॉस्पिटल के बारे में जाना और भागता हुआ यहाँ चला आया। तुम्हें देखा तो सोचा कि तुमसे ही पूछ लूं। शिखा उसकी बातें सुनकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, पर कर नहीं पाए। बंटी के मजबूत पकड़ जो दीवार पर अपने दोनों हाथों के घेरों में शिखा फंसी हुई थी। नीति भाभी का एक्सीडेंट हो गया तुम्हारी सुहाना भाभी के वजह से। आज तो मुझे भी उस सुहाना पर गुस्सा आ रहा है। आज मिल जाए वो मुझे, ऐसी खबर लूंगी कि सारी पागलपंती उसकी दूर हो जाएगी। अच्छा, मेरे लिए मेरी दोनों भाभियां बराबर है। हाँ, नीति भाभी से थोड़ा लगाव ज्यादा है। माँ की तरह मानता हूँ उन्हें, पर सुहाना भाभी भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम्हारी सुहाना भाभी को बचाते बचाते नीति भाभी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और उनका बच्चा भी अब नहीं रहा। व्हाट, इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ भी खबर ही नहीं? नीति भाभी की हालत तो बहुत ही खराब होगी। आज मैं तुम्हारी सुहाना भाभी को छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए शिखा वहाँ से जाने लगी। बंटी भी उसके पीछे पीछे आया। अरे भावना जी रुकिए तो, भावनाओं में बहते हुए कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिएगा। चुप रहो तुम, वरना सारा गुस्सा तुम पर ही उतर जाएगा। कहते हुए शिखा अंदर आई। उसके पीछे पीछे बंटी भी अंदर आया। सामने नीति की हालत देखकर दोनों का दिल भर आया। नीति बस रोए जा रही थी। अर्नव साइड में खड़ा था। दादी माँ नीति के पास बैठी थी और उसे चुप करवा रही थी। नीति बेटा चुप हो जा, आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। तू क्यों अपना आंसू बहाकर खुद को तकलीफ दे रही है? दादी माँ, मेरा बच्चा, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा बच्चा आने वाला है। मैं अपने बच्चे की गुनहगार हूँ दादी माँ, उसको बचा नहीं पाए। कहते हुए नीति फनफक कर रो पड़ी। भाभी, आप मेरी अच्छी भाभी हो ना, प्लीज शांत हो जाओ। आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता, प्लीज चुप हो जाओ। कहते हुए बंटी दूसरी तरफ से आकर बैठ गया और नीति के हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, प्लीज भाभी माँ शांत हो जाओ। ऐसे रोने से बच्चा वापस नहीं आएगा। आपकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। आपके सर में चोट आई है, ऐसे रोते रहोगी तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। मैं उस सुहाना को छोड़ूंगी नहीं। कहाँ है वो? शिखा गुस्से से बोली। वो तो चली गई। रेहा नॉर्मली बोली। कहाँ चली गई वो? ऐसे कैसे उसे जाने दिया? इतना बड़ा कांड करके कहाँ चली गई वो? कितनी बेशर्म है वो। एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया। उसे एक माँ की आह लगेगी। बस कीजिए भावना जी। सुहाना भाभी के ऊपर ऑलरेडी बहुत मुसीबतें हैं, उन्हें और बदुआ मत दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं नीति भाभी की तकलीफों से दुखी नहीं हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ है। पर वो एक हादसा था जो हो चुका है और उस हादसे की वजह से सबने उन्हें बहुत ताना सुनाया। ताई जी ने तो लगातार थप्पड़ भी मारे, जिसके कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी।
अब क्या उनकी जान लेकर मानिएगा? खुशी की बातें सुनकर शिखा कुछ नहीं बोली, पर रेहा आग बबूला हो उठी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त से इस तरह से बात करने की? और क्या गलत कहा इसने? बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें नीति भाभी से कोई मतलब नहीं है। उस सुहाना के आते ही अपनी पार्टी चेंज कर दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नीति भाभी ने क्या नहीं किया है हम सब के लिए, फिर भी तुम्हें उनकी तकलीफें दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी बात नहीं है दी। शट अप, मुझे तुम्हारे बकवास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सो अपना मुंह बंद रखो वरना मेरा हाथ तुम पर उठ जाएंगे। रेहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम खुशी से कैसे बात कर रही हो? अर्नव भैया, ये आप बोल रहे हो? आपको इस खुशी की बकवास बातें अच्छी लगने लगी? आपको भी अब नीति भाभी की तकलीफें दिखाई नहीं दे रही है? मुझे सब दिख रहा है, पर अब सुहाना को कोसने और उसके जान ले लेने पर भी हमारा बच्चा लौटकर नहीं आएगा। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे सुहाना के बारे में किसी के मुंह से कुछ नहीं सुनना। मुझे सुहाना का नाम भी नहीं सुनना है। भले ही सुहाना की कोई गलती ना हो, पर मेरा बच्चा उसके वजह से ही खोया है। मैं उसे अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ कि सुहाना को दोष ना दूं, फिर भी मेरे अंदर की ममता मुझे सुहाना से नफरत करने के लिए मजबूर कर रहा है। नीति, तुम्हारी तकलीफें समझ सकता हूँ, पर ऐसे सुहाना को, खैर जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तुम चाहती हो कि सुहाना का नाम ना लिया जाए, तो कोई भी सुहाना का नाम तुम्हारे सामने नहीं रखेगा, और मैं सुहाना को पर्सनली मना कर दूंगा कि वो तुम्हारे सामने ना आए। अब तो ठीक है ना? अर्नव की बातें सुनकर नीति कुछ नहीं बोली। जब तक नीति की हालत सही नहीं हो जाती तब तक कोई भी सुहाना का नाम नीति के सामने नहीं लेगा। दादी माँ की बातें सुनकर नीति उनकी गोद में अपना सर रख दिया। रेहा और नैनी मन ही मन खुश हो गई दादी माँ और अर्नव के फैसले से। इस पूरे घर में अर्नव और दादी माँ का ही तो चलता था। पहली बार दादी माँ ने एक अच्छा फैसला लिया है। कुमुद मुस्कुराते हुए बोली। दादी माँ उसकी बातों को सुनकर कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि सुहाना को इस घर में कोई पसंद नहीं करता। नीति की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। फिर भी नीति को घर के कुछ सदस्य पसंद करते थे, जिनमें रेहा और नैनी भी थी। दादी माँ ने नीति की हालत और उसकी तकलीफों को देखते हुए मजबूरी में इतना बड़ा फैसला लिया था। उन्हें पता था कि नीति सुहाना से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाएगी, क्योंकि नीति एक अच्छी इंसान थी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, पर आज उसकी तकलीफों को भी देखना जरूरी था। CH88 रीचा का शक। सुहाना को लेकर नवीन दूसरे हॉस्पिटल आया, जहां उसकी माँ और बहन एडमिट थे। सुहाना अभी तक सदमे में थी। नवीन उसका हुलिया चेंज करके वापस उसे बुर्का पहना दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली को सच अभी पता चले। अगर सच पता चला तो जिसने सुहाना को मारने की कोशिश की थी उस तक ये बातें पहुंच जाती और वो फिर से सुहाना को मारने की कोशिश करता। इसलिए नवीन ने सुहाना की सेफ्टी को देखते हुए उसकी फैमिली से सच छुपाया रखना चाहता था। सुहाना को पता था कि उसे किसने मारा था, पर अब तक उसने नवीन को ये बातें नहीं बताई थी। नवीन ने उसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया था, जिसे वो उसे नाराज थी और उसे अपनी कोई भी बातें शेयर नहीं करती थी। उसने नवीन को बताना भी चाहा तो नवीन ने उसके बातों को सुनकर कोई रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए वो अब चुप थी। ऐसा नहीं था कि सुहाना के कातिलों को नवीन ने बस यूं ही छोड़ दिया था। वो बस एक सही वक्त का इंतजार कर रहा था। नवीन और सुहाना जब वहां पहुंचे तो रजत उनके पास आया। सर मैम, आप लोग यहाँ? रजत, वो मैंने और सुहाना ने सोचा कि श्रेया और उसकी फैमिली को देख ले कि वो ठीक है या नहीं। श्रेया को होश आ गया है, उसे बस उसके बाजू में गोली लगी थी, इसलिए अभी वो खतरे से बाहर है। पर मम्मी जी, मेरा मतलब है श्रेया की माँ, उनकी जान अभी खतरे में है। उन्हें अब तक होश नहीं आया है। रजत की बातें सुनकर सुहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत दूसरी ओर घूम गई। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नवीन समझ गया कि सुहाना अभी रो रही है, इसलिए वो रजत से ही बात करता रहा। सुहाना वहाँ से हटकर दूर जाकर एक बेंच पर बैठ गई और फुट फुट कर रोने लगी। अपने आवाज को अपने मुंह में दबाए वो रोए जा रही थी। तभी उसे अपने कंधों पर किसी का हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, जिस पर सुहाना जल्दी से अपने आंखों में आए आंसुओं को साफ किया और तुरंत उस ओर मुड़कर देखी। सामने रीचा खड़ी थी। रीचा को देखकर वो खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी और तुरंत खड़े होकर उसके गले लग गई। रीचा हैरान परेशान खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि एक अजनबी उसे गले क्यों लगा रही है। सुहाना जी, हमें अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। आपने हमारी तकलीफों को समझा और हमसे मिलने यहाँ आई। ये कोई अपना ही कर सकता है। रीचा की बातें सुनकर सुहाना उसे अलग हटी और उसे वही बेंच पर बैठाया। रीचा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ को इस हालत में देखकर। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये सब किसने किया है? मुझे नहीं पता, पर आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कोई पराया इतना अपनापन दिखाए तो शक मन में होने लगता है।
ऐसा क्यों? मुझे तो तुम लोग अपने लगते हो। जब से रजत तुम्हारी बहन श्रेया से मिला है और उसके बारे में बताया है तब से तुम लोग मेरे अपने जैसे लगते हो। तुम लोगों में मुझे मेरी फैमिली नजर आती है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, पर आपकी फैमिली नहीं है क्या? मेरा मतलब है सबकी फैमिली होती है, आपकी भी तो होगी। हाँ, तुमने सही कहा, मेरी भी फैमिली है, पर वो मुझसे दूर है। मैं उन लोगों से मिलकर भी अभी नहीं मिल सकती। ऐसा क्यों? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो वक्त आने पर ही बताया जाता है। मैं भी वक्त आने पर तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। जैसी आपकी मर्जी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मुझे तुम्हें अपना दोस्त बनाकर अच्छा लगेगा। बनोगी मेरी दोस्त? रीचा कुछ सोचते हुए, एम सॉरी, बट मैं जल्दी लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं होती। मेरा मानना है कि हमें अजनबियों से दूर रहना चाहिए। क्या पता वो किस मकसद से हमारी लाइफ में आया हो। तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, पर तुम मेरे साथ सेफ हो। अगर कभी लगे कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हूँ तो बता देना, मैं उसी वक्त तुमसे दूर चली जाऊंगी। सुहाना की बातें सुनकर रीचा किसी सोच में पड़ गई। रीचा चारों बहनों में सबसे अलग थी। उसे ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होना पसंद नहीं था। वो जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। दोस्ती करना तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बहुत ही कम दोस्त थे उसके, पर जितने भी थे सबके सब सच्चे और अच्छे थे। उसके लिए कुछ भी कर गुजरने वालों में से थे। इन लोगों से भी दोस्ती बहुत ही मुश्किल से हुई थी उसकी। रीचा जुबान की बहुत तीखी थी। कुछ भी बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती। एक बार जो उसे नापसंद हो, उसे वो दोबारा पसंद हो ही नहीं सकता। सच के लिए वो किसी से भी लड़ जाती। रीचा को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था और झूठ बोलने वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं। रीचा अपने बहनों में सबसे ज्यादा प्यार मिहिरा से करती थी। उसकी सारी बातें मानती। श्रेया और शिखा से उसका बिल्कुल भी नहीं पता था। श्रेया बहुत ही शांत स्वभाव की थी। अगर रीचा से उसका बहस हो भी जाता तो वो खुद ही हार मानकर पीछे हट जाती। पर बात जब रीचा और शिखा की हो तब तो कोई पीछे हटने वाला नहीं था। शिखा थोड़ी अलग स्वभाव की थी। उसे भी सच के लिए किसी भी लड़ जाना पसंद था, पर रीचा की तरह वो बिल्कुल भी नहीं थी। शिखा को दोस्ती करना पसंद था। शिखा के बहुत सारे दोस्त थे, जिनमें से उसकी सबसे प्यारी दोस्त रेहा थी। शिखा भी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती, पर अगर उसे लगे कि ये इंसान अच्छा है तो भरोसा कर लेती। रीचा से थोड़ा अलग थी वो। जब भी रीचा और शिखा की लड़ाई होती तो बीच में मिहिरा को आना पड़ता, तब जाकर वो दोनों पीछे हटती। श्रेया की बातें तो दोनों में से कोई सुनती ही नहीं, पर मिहिरा की बातें उन दोनों को सुनना ही पड़ता। ये सोचते हुए सुहाना थोड़ा भावुक हो गई। CH नवासी सुहाना के होठों पर मुस्कुराहट। सुहाना बीती बातों को सोचकर भावुक हो रही थी। ठीक है, मैं आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी हूँ, फिर भी मैं आपके साथ उतना क्लोज नहीं हो पाऊंगी जितना कि मैं अपने और दोस्तों के साथ हूँ, क्योंकि अभी आप मेरे लिए अजनबी हो। मैं अजनबियों के साथ उतना क्लोज नहीं हो पाती हूँ। इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमसे बस इतना कहना चाहूंगी कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में रहो बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए सबसे पहले आऊंगी। मैं तुम्हें अपना कार्ड दे देती हूँ। सुहाना अपने पास से एक कार्ड निकालकर रीचा की ओर बढ़ाई। ये लो, इसमें मेरा नंबर है और मेरा एड्रेस है। तुम्हें जब लगे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। तुम थोड़ा भी उदास रहो तो मुझसे बात कर सकती हो। सुहाना जी, आपकी आवाजें जानी पहचानी सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे हमने ये आवाज बहुत पहले कहीं सुना हो। ये तो कॉमन सी बात है। कभी कभी दो लोगों की आवाजें एक जैसी होती है। इनफैक्ट चेहरे भी एक जैसे हो सकते हैं। अच्छा, पर ऐसा तो फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में कभी किसी दो लोगों का चेहरा एक जैसा नहीं देखा है। कोई बात नहीं, पर रियल में होते हैं। कभी ऐसा हुआ तो कंफ्यूज मत होना। पर सुहाना जी, हम दोनों दोस्त बन गए और मैंने अब तक आपके फेस भी नहीं देखा। ये तो गलत बात है। देख लेना, पर अभी नहीं। अभी मेरे फेस पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है, जिसके वजह से तुम फेस अभी देख भी नहीं पाओगी। इसलिए जब ठीक हो जाएगा तो मैं दिखा दूंगी। ठीक है, मैं जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करती हूँ, पर आप पर कर रही हूँ। आप पर भरोसा कर रही हूँ। तुम्हारा भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगी। अभी वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी नवीन और रजत वहाँ पर आए। सुहाना, श्रेया और उसकी माँ को होश आ गया है। तुम चलकर उन दोनों को देख सकती हो। नवीन की बातें सुनते ही रीचा दौड़ पड़ी और उसके पीछे सुहाना भी दौड़ पड़ी। दोनों ही जब वहाँ पहुँची तो देखा कि सारे फैमिली मेंबर वहाँ पहले से ही मौजूद थे। सभी श्रेया और साधना से बातें कर रहे थे। रीचा आकर अपने माँ का एक हाथ पकड़ ली और रो पड़ी। मम्मा, ये क्या हो गया आपको? क्यों किया ऐसा? श्रेया दी जब बोल रही थी आपको अंदर जाने के लिए, तब आप क्यों नहीं गई? क्यों अपने सर पर गोली ले लिया? देखा क्या हालत हो गई आपकी। रीचा की बातें सुनकर सुहाना के आंखों से भी आंसू गिरने लगे। वो चाहती थी अपने माँ के गले लगकर खूब रोए, पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी।
अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाकर वो रो पड़ी। अपने मुंह को दोनों हाथों से कसकर दबा लिया ताकि उसकी आवाज और सिसकियां किसी को सुनाई ना दे। उसकी तकलीफें किसी को महसूस हो या ना हो, पर नवीन को हर पल उसकी तकलीफें महसूस होती थी। उसे पता था कि जो कुछ भी हुआ वो सब भले ही सुहाना के वजह से हुआ है, पर उसने जानबूझकर ये सब नहीं किया। पर फिर भी वो उसे बहुत ही नाराज था। साधना उसे समझाते हुए बोली, रीचा बेटा, गोली श्रेया के दोस्त रजत को लगने वाली थी। रजत ने हमारी बहुत हेल्प की, हमारी बेटी को उन टेररिस्ट से बचाया, और आज भी वो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उन टेररिस्ट से लड़ रहा था। फिर मैं कैसे उसे कुछ हो जाने देती? मैं एक माँ हूँ, जैसे तुम लोग मेरी औलाद हो, वो भी तो किसी का औलाद होगा ना, उसकी भी तो कोई माँ होगी। फिर एक माँ होकर दूसरी माँ के गोद को सूनी कैसे होने दे सकती थी? अपनी माँ की बातें सुनकर रीचा कुछ नहीं बोल पाए। सुहाना भी मन ही मन रजत को थैंक्स बोल रही थी और श्रेया प्यार भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। साधना की बातें सुनकर रजत की आंखें नमा हो गया था। फिर भी वो अपने आंखों में आए आंसुओं को साफ किया और साधना के पास आया। आंटी जी, आपने जो मेरे लिए किया है वो एक माँ ही कर सकती है। मैं आपका एहसान कभी उतार नहीं पाऊंगा। अरे बच्चे, एहसान किस बात का? तूने जो अब तक हमारे लिए किया है वो कम है क्या? हमारी बच्ची को सेफ रखा। हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां ही हमारी दुनिया है। साधना की बातें सुनकर रीचा उन्हें हक कर ली। रजत श्रेया से भी बात करना चाहता था, पर पूरे फैमिली मेंबर्स के सामने वो बात नहीं कर सकता था। ये उसकी एक अलग ही परेशानी थी। सुहाना आगे आई और अपनी माँ से हाल चाल पूछी। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ अब, साधना थोड़ा रुखे स्वर में बोली। सुहाना उनसे बात करने के बाद श्रेया के पास आई। श्रेया, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं अब ठीक हूँ। एंड थैंक यू किस लिए? आप अपना काम वगैरह छोड़कर हमसे हमारा हाल चाल पूछने आई। हमारे लिए आपके आंखों में फिक्र देखकर अच्छा लगा। फिक्र क्यों नहीं होगी? मैंने आज ही तुम्हारी बहन रीचा से दोस्ती की है। रीचा की फैमिली मेरी फैमिली। जब भी कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे बता सकती हो, मुझे अपनी बहन ही समझना। रीचा आपसे दोस्ती की, ये तो सचमुच कमाल हो गया। रीचा जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती है। अगर वो किसी से दोस्ती कर ली तो समझ लीजिए वो इंसान बहुत ही लकी है। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं पता थी कि मैं भी उन लकी पसंद में आती हूँ जो रीचा से दोस्ती करने के बाद होते हैं। सुहाना मुस्कुराते हुए बोली। वहाँ एक खुशनुमा माहौल हो गया था जहाँ सुहाना बहुत ही सहज हो गई थी। अभी कुछ देर पहले जो भर भर के उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, अब वो मुस्कुराहट में परिवर्तित हो चुका था। सुहाना को खुश देखकर नवीन को भी अच्छा लग रहा था। तभी उसके फोन पर किसी के मैसेज आया, जिसे देखने के लिए वो बाहर चला गया। CH90 नीति भाभी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है ये सदमा। सुहाना के लिए वहाँ का माहौल खुशनुमा बन गया था। अपनी उदासी को भूलकर अपने परिवार के साथ वो बहुत ही खुश लग रही थी। रजत भी श्रेया से बात करना चाह रहा था। उसे पूछना चाह रहा था कि वो कैसी है। उसके जख्म, उसकी तकलीफें, हर चीज वो दिल से महसूस कर पा रहा था। उसकी फैमिली वहाँ मौजूद थी, जिस वजह से वो बात नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि कहीं उसके फैमिली वाले उसे गलत ना समझ ले। सुहाना, चले। दरवाजे पर खड़ा नवीन अंदर आते हुए बोला। अभी? इतनी जल्दी? मुझे अभी नहीं जाना, थोड़ी देर बाद चलते हैं। सुहाना की बातें सुनकर नवीन उसे घूरने लगा। सुहाना उसे इग्नोर कर चुपचाप अपनी बहन से बातें करती रही। रजत भी श्रेया से बात करने के लिए बेचैन था। उसकी बेचैनी नवीन से छिप ना सकी। उसने तुरंत भांप लिया। अंकल, आप लोग जाकर एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आंटी और श्रेया की हालत में कब तक सुधार होगा। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? आप एक बार जाकर डॉक्टर से कंफर्म हो जाते। तुम्हारी बातें सही हैं, हम अभी जाकर डॉक्टर से बात कर लेते हैं। रीचा बेटा। जी पापा, अपनी माँ और बहन का ख्याल रखना, हम आते हैं 10 मिनट में। कुछ देर में तुम्हारी ताई जी और छोटे चाचू भी आ जाएंगे। आप निश्चित होकर जाए, मैं माँ और श्रेया दी के पास हूँ। हाँ अंकल, हम सभी यहाँ हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आंटी और श्रेया को। सुहाना कॉन्फिडेंट के साथ बोली। ठीक है। लखन जी और गौरव दोनों भाई डॉक्टर से बात करने बाहर चले गए। अब वहाँ सुहाना, नवीन, रीचा और रजत मौजूद थे। साधना की आंख लग गई थी। रजत आकर श्रेया के पास एक चेयर खींचकर बैठ गया। सुहाना उसके बेन पर उसके करीब बैठी हुई थी। रजत को श्रेया के पास बैठा देख उसे थोड़ा अजीब लगा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, नवीन उसका हाथ पकड़कर एक झटके से खड़ा करा दिया। मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त बात करनी है, चलो बाहर। सुहाना कुछ बोलती उससे पहले ही नवीन उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर चला गया। श्रेया और रीचा थोड़ा परेशान हो गए। अचानक से नवीन सर को क्या हो गया? सुहाना जी को ऐसे खींचते हुए क्यों लेकर चले गए? श्रेया तुम ये सब मत सोचो, सर कोई भी काम बिना वजह नहीं करते। अगर वो सुहाना भाभी को यहाँ से लेकर गए हैं तो कोई ना कोई वजह रही होगी। हाँ पर सुहाना जी हमारा हाल चाल पूछ रही थी।
मैं नहीं चाहती कि हमारे वजह से दोनों पति पत्नी में झगड़े हो। अभी कुछ मिनट पहले ही नवीन सर ने सुहाना जी को चलने के लिए बोला, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। हो सकता है शायद वो इसी बात से नाराज हो गए हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली नवीन सर के भाभी का एक्सीडेंट हो गया और साथ में उनका मिसकराज भी हो गया, जिसके वजह से उनकी पूरी फैमिली परेशान है और नवीन सर भी। ये तो बहुत ही बुरा हुआ रजत, मैं भी उनकी भाभी से मिलना चाहती हूँ। अरे यार, पहले ठीक तो हो जाओ, फिर सबसे मिलवा दूंगा। अभी अपनी हालत तो देखो। ठीक है, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी तुम्हें उनकी भाभी से मिलवाना होगा। प्रॉमिस करो। ओके प्रॉमिस, रजत मुस्कुराते हुए बोला। ऋचा उन दोनों को टेढ़ी नजर से देख रही थी। रजत के आंखों में श्रेया के लिए अपनापन साफ नजर आ रहा था। इधर नवीन जैसे ही सुहाना को बाहर लेकर आया, वैसे ही सुहाना अपना हाथ झटक दी और उस पर चिल्ला पड़ी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लेकर आने की? तुम समझते क्या हो खुद को? मेरी बहन और माँ की हालत खराब है और तुम्हें मजाक सूझ रही है। हो गया बकवास तुम्हारा, अब मैं कुछ बोलूं? उसकी बातें सुनकर सुहाना कुछ नहीं बोली। तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, शाम की फ्लाइट है तुम्हारी। नवीन की बातें सुनकर सुहाना हैरानी से उसे देखने लगी। व्हाट? कैसी फ्लाइट? मैं कहाँ जा रही हूँ? न्यूजीलैंड, आज और अभी, इसलिए हमें अभी और इसी वक्त निकलना होगा। किसे पूछकर तुमने ये फैसला लिया है? ये फैसला लेने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे पूछा? जब नहीं पूछा तो मेरा डिसीजन भी सुन लो। मैं इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जा रही, तुम्हें जो करना है कर लो। सुहाना की बातें सुनकर नवीन गुस्से से उसका बाजू पकड़ लिया। तुम न्यूजीलैंड जा रही हो, ये मेरा फैसला है, इसे टालने की कोशिश मत करना। चलो हमें अभी निकलना होगा। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों पीछे पड़े हुए हो? मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी बहन और माँ की हालत तो देखो एक बार। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी फैमिली होती तो क्या तुम उन्हें इस हाल में छोड़कर चले जाते? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, पर ये लोग इस सिचुएशन में तुम्हारे वजह से आए हैं। तुम हो इनकी इस हालत के जिम्मेवार, इसलिए तुम्हें ये देश छोड़कर जाना ही होगा। और अगर नहीं गई तो देखो, समझने की कोशिश करो। मैं भी मजबूर हूँ, इसलिए ये डिसीजन ले रहा हूँ और तुम्हारे भले के लिए ले रहा हूँ। यहाँ कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, हर बात पर तुम्हें ताने मिलते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। देखो, तुम क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन पसंद नहीं करता मुझे? मैं इतने दिनों से तुम्हारे घर में हूँ, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, और सबसे ज्यादा प्यार मुझे नीति भाभी से मिली। अब रही बात बाकी लोगों की, वो लोग भी धीरे धीरे पसंद करने लगेंगे। तुम्हारी वजह से नीति भाभी की ऐसी हालत हुई है और उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो इस सदमा को बर्दाश्त नहीं पा रही है। आज तक उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया और ना ही वो बुरी इंसान है, पर कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी बुरा बन जाता है। आज नीति भाभी की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है।